नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स को कंप्लीट किया है और आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। हालांकि ये टॉपिक जो नया नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा करी है और सारणी की को कैसे सोल्व करते हैं ये भी हमने सीखा था। ठीक है, तो ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन आज हम इसको कंप्लीटली जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग से भी बहुत कुछ है। तो आज हम अपना ये टॉपिक जो है छोटा सा इजी सा टॉपिक है और इसमें से कई प्रश्न अपने को एग्जाम में मिलते हैं। बोर्ड के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो इसमें से ये मानी चलिए लगभग एक तो प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रश्न आएगा जो 100% आना है 3 या 4 नंबर में, और एक छोटा प्रश्न मिलेगा। तो मतलब 2 क्वेश्चन तो श्योर है, ठीक है, और हो सकता है ज्यादा मिल जाए, लेकिन 2 तो पक्के हैं। इसी प्रकार से अगर कंपटीशन के लिहाज से बात करें तो कंपटीशन के लिहाज से भी स्पेशल डिटर्मिनेंट के ऊपर और 2% या 3% अपने को कई बार मिल जाते हैं। तो देखो, आज करते हैं अपने इस टॉपिक को शुरू। और देखो, सारणिक जो है ये हम पहले भी जान चुके हैं कि कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स से के संगत और कोई एक संख्या होती है। तो देखो, जैसे मान लो कि हमने पीछे भी इसकी डेफिनेशन की चर्चा करी थी कि जैसे 1 2 3 4 ये कोई अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। इस वर्ग मैट्रिक्स के संगत अद्वितीय कोई संख्या, उस अद्वितीय संख्या को अपन डिटरमिनेंट बोलते हैं। और वो अद्वितीय संख्या कैसे निकलती है, यानी उसको हम ऐसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ए 1 2 3 और 4। ये अद्वितीय संख्या, ये जो है ना, इसी को हम सारणिक बोलते हैं। और ये अद्वितीय संख्या निकलती कैसे है, इनको सोल्व कर लो, यानी सारणी को सोल्व करो, वही अपनी यूनिक जो वैल्यू होती है, यानी अद्वितीय संख्या होती है, वो ये होती है। तो 4 एकम 4 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अब मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर जानना चाहें तो क्या अंतर है दोनों में। देखो, सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर सीधा सही है कि सारणिक जो है ना, सारणिक मैट्रिक्स वो तो एक संख्याओं की व्यवस्था है, संख्याओं को व्यक्त करने की एक व्यवस्था है, ठीक है। तो और सारणिक क्या है, सारणिक खुद एक संख्या है। सारणिक जो है उसमें रो और कॉलम जो है वो हमेशा बराबर आएंगे, यानी ये हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स से निर्मित होती है। और मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। वही बात आती है कि मैट्रिक्स के अंदर हमें उनकी संख्या, मैट्रिक्स जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती, वो तो हमेशा क्या होती है, व्यवस्थाओं की संख्याओं की व्यवस्था के रूप में होती है, फिर उसको अलग से सोल्व करने का तरीके अपने पास उपलब्ध है। लेकिन सारणिक जो है वो क्या होती है कि एक बार हम रो और कॉलम में संख्या अगर लिखी हुई है तो उनका हमें एक यूनिक वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मेन तो ये है कि मतलब ये तो व्यवस्था है और ये सारणिक जो ये अपने आप में एक संख्या है, और इसमें रो और कॉलम जो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसमें रो और कॉलम हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में यही तो पढ़ा है कि वर्ग मैट्रिक्स से संगत कोई अद्वितीय संख्या, वही तो सारणिक है। तो वर्ग मैट्रिक्स से आएगी तो वर्ग मैट्रिक्स से रो और कॉलम बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, हमने सारणी की थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सारणी के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक, हमेशा उसको अपन डिटरमिनेंट ए से लिखेंगे, इन डेल्टा से इसको लिखेंगे, ठीक है ना, डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे, ये सिंबल आएगा इसमें ना। तो जैसे मान लो कि कोई डिटरमिनेंट दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है। इसका मान निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका अपना क्या है, ऊपर से आओ नीचे, नीचे जाओ ऊपर। तो 4 एकम 4 और माइनस 2 दिया 6 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2। ये ध्यान रखना, इनका क्रम बदल जाएगा तो मान बदल जाएगा। अगर आप जैसे ये कर लो कि भाई 2 दिया 6 और माइनस 4 कर दो तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से शुरू करना है पहले से, फिर पहले से ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो 2x2 की मैट्रिक्स को हम इस तरीके सोल्व करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स को हम सोल्व करना जानते हैं। जैसे मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, सॉरी सारणिक लिख रहा हूँ। अब बार बार मैट्रिक्स नाम आएगा एक बार कुछ समय के लिए, ठीक है ना। जब तक ये माइंड में अच्छे से नहीं चल जाएगी तब तक ये मैट्रिक्स चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो, डिटरमिनेंट लिख रहे हैं हम 3x3 के ना, थर्ड ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट लिख रहे हैं 1 3 0 2 1 2 3 1 0, या चलो 1 ले लेते हैं, ठीक है। इस सारणी का मान अपने को निकालना है। तो सारणी का मान निकालने के लिए देखो, हमने एक बार मैं पहले जो पीछे हमने सीखा ना वही तरीका देख रहा हूं। हमने क्या लिखा था कि पहला एलिमेंट लिखो, फिर इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे, 1 एकम 1 और माइनस 2, फिर माइनस दूसरा एलिमेंट लिखो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ठीक है। तो अब 2 एकम 2 और माइनस 3 दूनी 6, और फिर प्लस अगला एलिमेंट लिखो 0, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 2 एकम 2 और माइनस 3 एकम 3, ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 4 और
गुणा -3 यानी प्लस का 12 और ये आ जाएगा 0, तो अपने पास आ गया 11। तो सारणी का मान आ गया 11। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया सारणी का मान निकालने का तरीका। अब हमने क्या किया अभी तक है कि हमने यहाँ जो मैंने लिखा ना, केवल R1 के अनुदिश इसको एक्सप्लेन आपका प्रसरण किया, मैंने R1 के अनुदिश इसका प्रसरण किया है। ठीक है भाई, R1 के अनुदिश जो है ना, ये मैंने एलिमेंट जो है ना R1 के लिखे हैं, और फिर इनके संगत जो भी R1 के एलिमेंट थे उनके संगत हमने ध्यान से अगर देखे तो इनके कोफैक्टर लिख रहे हैं बढ़िया, ये जो लिख रहे हैं ना ये इनके कोफैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि आप R1 के अनुदेश के बजाय आप, हमारे पास क्या आया था इसका मान 11 आया था ना, आप किसी के अनुदेश भी प्रश्न कर लो, हर की जगह भी 11 ही आएगा। अब देखो जैसे मान लो कि मैं इससे कर रहा हूँ, R3 के अनुदेश प्रश्न कर रहा हूँ, या सीखना कि हमें काम आएगी ये चीज। ठीक है, R3 के अनुदेश प्रश्न कर रहा हूँ तो क्या लिखना है, तरीका वही 3 लिखो, और फिर क्या करेंगे, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे और माइनस नीचे जाओ ऊपर। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट लिखो। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जो चिन्ह आएंगे ना ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे फिक्स कर रखा था, ये पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का ऐसे कर रहे थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से। लेकिन ऐसे थोड़ी याद रखनी है भाई, पहले जो फर्स्ट रो है ना उसके लिए तो चलो हो गया, लेकिन अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश अगर अपने को प्रसरण करना है तो उस समय क्या करना है कि यहाँ जो भी अवयव लिखोगे ना उस अवयव के देखो रो और कॉलम का योग कितना है। अगर योग समारा है तब तो प्लस आएगा, और योग विषमारा तो माइनस आएगा। तो यहां देखो ये लिख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये थर्ड तो है रो, तीसरा तो रो है, और फर्स्ट है कॉलम, तो 3 और 1 4 4 आ रहा है ना, मतलब योग सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो मतलब ये प्लस में आएगा। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया। फिर अगला ये प्लस है, फिर अगला माइनस में आएगा। छोड़ो इस कॉलम को, छोड़ो और इस रो को छोड़ो, आओ ऊपर से नीचे, 2 एकम 2, एक हमने लिख दिया, 2 एकम 2 और -0, और फिर प्लस माइनस का आएगा तो अगला फिर प्लस का आएगा 1, इस रो को कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 1 -6, तो 3 3 9 और -2 और माइनस का 5 कितना गया, देखो एक बार देखें, मिस्टेक हो गई कहीं नहीं, 3 लिखा प्लस का गया, ठीक है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो 3 दूनी 6 -0, अरे ये गलत हो गया ना, 3 दूनी 6 -0 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 -0 आएगा, फिर माइनस, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 2 एकम 2 -0। ठीक है, फिर प्लस का एक आएगा और 1 -6, ठीक है ये, ठीक है, तो ये आ गया 18 आ गया। ठीक है, और 18 में से 7 घटाओगे ना, 18 - 7 है बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। आगे गया, ये तो हमने क्या किया, R3 के अनुदिश हमने प्रश्न किया, इसके अनुदिश किया। अगर हम C2 के अनुदिश प्रश्न करें, C2 के अनुदिश प्रश्न करके लेके आए तो सारणी का मान क्या आएगा, कैसे से निकालो सभी से एक जैसा ही आएगा। C2 की अनुदिश कर रहा है, C2 ये ना, इसके अनुदिश कर रहा है। ठीक है, अब देखो पहले ये लिमिट लिखेंगे 3, अब ये माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये चेक करना है। तो ये फर्स्ट तो है रो और सेकंड है कॉलम, यानी रो तो गई 1, कॉलम हो गया 2, तो 2 और 1 3, विषम ना योग, विषम तो माइनस आएगा। ठीक है, अच्छा फिर इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, तो 2 एकम 2 और -2 तिया 6। ठीक है, अब पहला माइनस का आ गया तो अगला फिर प्लस का आएगा, आगे एकांतर क्रम में चिन्हाते हैं, तो ये लिखो अब 1, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो, तो 1 एकम 1 और -0, फिर ये 1 लिखो, ये प्लस आ गया ना तो फिर आएगा माइनस का, इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, 2 एकम 2 और -0 कितना गए, माइनस के 4 और गुणा माइनस के 3 प्लस के 12 हो गए क्या, प्लस का 1 और माइनस के 2, देखो देखो कितने आ रहे हैं, ये भी 11 है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अनुदिश अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे ना तो आपके पास इसका जो मान है वो हमेशा बराबर आएगा, किसी भी रो के अनुदिश कर लो चाहे किसी भी कॉलम के अनुदिश कर लो। ठीक है, आपने रो के अनुदिश करोगे, R1 के अनुदिश करो चाहे R2 के अनुदिश करो चाहे R3 के अनुदिश करो, हमें सारणी का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारणिक में अगर कहीं मुझे ज्यादा जीरो दिखेंगे ना तो सारणी का मान निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो जैसे मैं ये सारणी का मान निकाल रहा हूं, 2 0 0 1 2 3 0 और 2 0 5, ये है मेरे पास सारणी, इस सारणी का मान निकालना मुझे। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है कि मैं ये देखूंगा कि कौन से रो या कौन से कॉलम में ज्यादा जीरो है और उसी के अनुसार पसंद करूंगा। अब मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है कि C2 के अंदर ज्यादा जीरो है, C2 के अंदर ज्यादा जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, C2 के अनुदिश ज्यादा जीरो है तो फिर जीरो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा जीरो तो जीरो वाले जो है ना उनको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा कहां आप चलो 3 के पास, 3। अब ये किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, ये लिखना अपने को। तो प्लस का आएगा माइनस का, इसके लिए क्या करेंगे कि आप देखो ये कौन से रो में है, सेकंड तो रो है और सेकंड ही कॉलम है, यानी रो भी 2 है कॉलम भी 2, मतलब 2 दूनी 4, तो योग सम मतलब सम संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है, चिन्ह प्लस का आएगा। प्लस का अपन चिन्ह लगाते नहीं है और लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, छोड़ दिया, अब बन गई ये सारणिक। तो 2 गुणा 5 यानी 10 और माइनस 2 एकम 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बचेगा। ये 8 को 3 से गुणा 8 या 24, यानी सारणी का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अगर आप उस तरीके से निकालोगे ना जैसे हम पुराने वाले तरीके से निकालते आ रहे हैं, देखो पहले 2 लिखेंगे तो फिर इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, 5 दिया 15 माइनस 0, फिर 0 लिखेंगे माइनस 0, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो क्या जाएगा, 5 दूनी 10 और माइनस 0, ठीक है। फिर 1 लिखो, इसको छोड़ दीजिए 2 माइनस 6, देखो 5 दूनी सॉरी 15 दूनी 30, ये 0 आएगा ही और 2 में से 4 हटाओगे तो माइनस के 4 और उसको 1 से गुणा तो माइनस का 4 यानी 26, आना तो वही 26 है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमें ज्यादा लिखना पड़ा, इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ा। तो अगर जैसे ज्यादा किसी रो में या किसी कॉलम में ज्यादा जीरो ना उसके अनुदिश स्पर्शन करेंगे तो हमें सारणी का मान जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान जरूर रखना है, यहाँ पर ये प्लस और माइनस का जरूर ध्यान रखना है। ये कैसे लिखना है कि जो भी अवयव है, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, जो भी लिख रहे हो उस अवयव को आप ये देखो कि उसमें रो और कॉलम कौन से रो में आ रहा है कौन से कॉलम आ रहा है, उनका दोनों का योग अगर सम संख्या आ रहा तब तो प्लस आएगा, विषम संख्या आ रहा तो माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने पीछे नहीं बताई थी, केवल ये सारणी निकालने का मैंने केवल ये तरीका बताया था, क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि हम सारणी को इसमें बहुत विस्तृत तरीके से अपन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इन चीजों को सीखेंगे। तो अब हम सीख रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। अब कोई भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये था अपना सारणी का मान निकालना। अब देखो प्रश्नावली जो अपनी एक्सरसाइज 4.1 है ना, हालांकि हम देखो 4.4 पढ़ चुके हैं और 4.5 पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और 4.1 जो है वो अब पढ़ेंगे, 4.1, 4.2 और 4.3, क्योंकि 4.1 में सारणिक के डेफिनेशन बेस्ड प्रश्न है और फिर 4.2 में इसकी प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रश्न है और फिर 4.3 में एक इसका यूज है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो दे रखा है, ठीक है। ये तीनों ही अपन पढ़ेंगे, तीनों सिलेबस में है और वो आगे वाले भी सिलेबस में थे, लेकिन वो मैट्रिक्स से संबंधित थे इसलिए मैंने मैट्रिक्स के साथ उनको पढ़ाया था, मैंने बताया था उस समय, ठीक है। तो देखो अब अपन करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सारणी के मान ही निकालने हैं, ठीक है। सारणी दे रखे, सारणी के मान ही निकालने हैं। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करने से कोई मतलब नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट कर लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट। उसमें क्या दे रखा है कि एक सारणिक दे रखी है 2/2 की, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आ गया अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा। इसका मान निकालोगे तो क्या आएगा, 2/2 की मैट्रिक्स है, सॉरी सारणिक है, कर लो कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सारणी का मान आएगा 1, ठीक है। अब देखो इसमें एक ये भी दे रखी है सेकंड पार्ट, और देखो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये दे रखी है। करो इसको सोल्व, 2/2 की मैट्रिक्स सॉरी सारणिक है, करो इनको गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के गुणा में से ये दोनों के गुणा घटा दो, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बचेगा, आगे बचेगा माइनस का एक्स माइनस 1 बचेगा ना, माइनस से अगर इसको गुणा करें तो प्लस माइनस का तो हो जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। अभी ये बचेगा अपने पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। अब इनको कर लो गुणा, तो गुणा करें तो x से गुणा करो पहले, x का 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x
और फिर 1 से गुणा करो तो एक्स स्क्वायर, भाई 1 से पूरे गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, देखो देख क्या रहा है, एक्स की घात 3, एक्स स्क्वायर का पद एक ही रहा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो घटेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और प्लस का 2 ये अपना आंसर हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, इन दोनों में एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 4 का क्वेश्चन बताता हूँ और देखो क्या है, हालांकि ये अपना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपना प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्या आएगा, ये 4 क्वेश्चन दे रखा, यदि ए बराबर दे रखा अपने को 1 0 2 0 1 2 मैट्रिक्स दे रखी है ना, 0 0 4 ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो कह रहा है कि 3a डिटर्मिनेंट 3a का मान निकालो और वो बराबर होगा 27 डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा, ये बात अपने चेक करनी है। ठीक है, देखो पहले हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3 0 6 0 3 6 0 0 12 हो गया। अब 3 डिटर्मिनेंट a का मान निकालते हैं, देखो क्या आता है, क्या आएगा, क्या बताया था, जिसमें ज्यादा जीरो, तो देखो इस C1 में ज्यादा जीरो है ना, इसी को 20% कर दो तो पहला एलिमेंट लिखो, तो इसमें तो रो और कॉलम का योग 2 बन रहा है, भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो प्लस आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, इस रो को कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, ऊपर से और नीचे 12 36 माइनस 0, 36 में 0 हटाओगे 36 बचेगा, 36 को 3 से गुणा करते 108 आएगा। ठीक है, आ गया, इसको दे देते हैं समीकरण 1। फिर हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए को 27 से गुणा करना है, तो पहले डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं, कितना आएगा, 1 0 2 0 1 2 0 0 4। ठीक है, क्या आएगा, वही C1 में ज्यादा जीरो है, इसी का 20% कर दो, तो ये एलिमेंट लिखो 1 और इस रो को कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, 4 एकम 4 और माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और 27 गुणा डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 27 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 108, ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर आएगी, यानी डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए आएगा। ये बात अपने को प्रूव करनी थी, ये प्रूव हुई। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखें तो पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसको k से गुणा करते हैं तो सारणी का मान निकालते हैं। अगर a जो है ना, a आपकी n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो k गुणा डिटर्मिनेंट a निकालते हैं तो ये क्या आता है, k की घात n इंटू डिटर्मिनेंट a आता है ना। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 3a जो वो 3/3 क्रम की तो मैट्रिक्स है ही, 3/3 की ना, और हमें 3a का मान निकालना है, क्या आएगा, 3 की घात 3, भाई n आएगा यहाँ, k की जगह 3 हो गया और फिर n की जगह भी 3 आ गया और डिटर्मिनेंट a, तो कितना होगा 27 डिटर्मिनेंट a के बराबर तो आना ही था, ये चीज तो इसके बराबर आनी थी, तो इसको प्रूव करवाया इसने। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो, और ये चीज अपने को याद रखनी है कि यदि a n क्रम का मैट्रिक्स हो तो k a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो k की घात n डिटर्मिनेंट a होगा। ठीक है, अच्छा, तो तीसरा और चौथा प्रश्न दोनों ही इस तरीके से है। आगे दे रखे हैं कि सारणिकों के मान निकालने, तो सारणिकों के मान निकालने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी, सारणिकों के मान आराम से निकल जाएंगे सभी। अभी मैंने बता दिया कि जितने ज्यादा जीरो उस साइड चले आप, ठीक है ना, उस रो के या उस कॉलम के अनुसार आप पर्सन करें, अगर नहीं जीरो मिल रहे हैं तो अपना वही तरीका ऊपर वाले से करते जाओ, जो पुराने वाले तरीके से कर रहे हो उसे कर लो। ठीक है, तो ज्यादा जीरो मिले तो जीरो की तरफ चलना है, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। अभी देखो अपन कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कोई जीरो नहीं है, ठीक है ना, एक सारणिक दे रखी है और इस सारणिक में दे रखा है, देखो एक और कर लेते हैं, 1 1 2 और 2 1 3 और 5 4 9, और हमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का मान निकालो। ये सारणिक सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें कह रहा है कि इसके सारणी का मान आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं आप आराम से। डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या होगा, इस सारणी का मान निकाल दो, 1 1 2 2 1 3 5 4 और 9। ठीक है, करो इसको सोल्व। पहला एलिमेंट लिखो, इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, तो 9 एकम 9 माइनस 4 दिया 12,
फिर माइनस का 1, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 9 दूनी 18 माइनस 15, फिर प्लस का 2, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 4 दूनी 8 माइनस 5, कितना आ जाएगा, माइनस के 12 आ जाएंगे। और 18 में से 15 घटाओगे कितने बचेंगे, 3। 3 को अगर माइनस 1 से घटाओ तो माइनस का 3 आएगा। 8 में से 5 घटाओगे तो 3 बचेंगे, 3 दूनी 6, कितना हो गया, माइनस के 15 और प्लस के 6 तो माइनस के 9 हो गए क्या, बस आंसर आ गया माइनस का 9। ठीक है, तो इस तरीके से इनके मान निकालने अपने को, आराम से निकालने कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो है ना, ये 12वीं क्लास के अंदर बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी कंपटीशन में इस टाइप के प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने इजी प्रश्न नहीं आएंगे कंपटीशन में। कंपटीशन में ज्यादा इजी प्रश्न भी नहीं आते तो ज्यादा कठिन भी नहीं आते। देखो प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रश्न आते हैं और उसमें जितने ज्यादा टाइम को बचा पाते हैं वही आगे निकलते हैं। देखो इसमें 7th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, 2, 3, 4 और 5 एक सारणी को दे रखी है, दूसरी सारणी दे रखी है, इसके बराबर एक सारणी को और है x 3, 2x और 5। ठीक है, करो इसको सोल्व। भाई दोनों सारणी बराबर है तो कह रहा है कि x का मान बताओ कितना हुआ, तो सारणी बराबर है मतलब ये एक संख्या हो गई, ये पूरी एक संख्या है, दोनों बराबर है तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, वही तरीका, सारणी को सोल्व कर दो दोनों साइड, तो 5 दूनी 10 माइनस 12 बराबर 5x माइनस 6x। ठीक है, ये तो आ गया माइनस का 2 और ये आ गया माइनस का x, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है अपने को कि यदि एक सारणी दे रखी है x 2, 18 और x बराबर दे रखी है सारणी और दे रखी है 6, 2, 18 और 6। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान बताओ, और इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि a दे रखा है 6, b दे रखा है, ये दे रखा है, b दे रखा है अपने को कितना प्लस माइनस 6, और c दे रखा है -6 और d दे रखा है 0, d दे रखा है 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, देखो दोनों सारणी सोल्व करो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 बराबर 36 और माइनस 18 दूनी 36, ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 और x बराबर क्या हो जाएगा √36, लेकिन प्लस माइनस लगेगा और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 6 भी दे रखा है, माइनस का 6 भी दे रखा है और प्लस माइनस 6 भी दे रखा है, लेकिन इसके दोनों मान आएंगे, प्लस का भी 6 आएगा और माइनस का 6 आएगा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 आएगा। तो इस तरीके से अपने ये जो सारणिक वाली जो प्रश्नावली थी उसमें 4.1 जो एक्सरसाइज है ना वो अपनी कंप्लीट होती है। 4.2 यानी ये तो अपनी बेसिक चीज होगी, ये तो हमें सीखनी थी। ठीक है ना, हालांकि अपने सीख रखी है लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। और 4.2 जो है ना अब इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ से शुरू। ठीक है ना, पर्सन इसमें से आएगा, चाहे वो कंपटीशन की बात करें और चाहे अपने बोर्ड एग्जाम की बात करें। बोर्ड एग्जाम में तो श्योर है, ठीक है ना, उसमें तो 100% क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर में। ठीक है ना, एक छोटा पर्सन जो होगा इस टाइप का मिल सकता है अपने को। ठीक है, 12th क्लास में। और बाकी कंपटीशन के लिहाज से इसमें से पर्सन आएंगे 1 या 2% और हो सकता है 3% भी अपने को मिल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज जो अपनी 4.2 जो है ना ये है प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है। कुछ गुणधर्म है सारणी के, वो गुणधर्म अपन पढ़ेंगे, उसके बाद उनको सोल्व करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।